आज के वीडियो में अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स सेज में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग को समझाने के लिए दी गई थी। ये थ्योरी 1932 में बेथे और वान ब्लेक ने दी थी। हर थ्योरी के कुछ अजम्पशंस होते हैं, तो इस थ्योरी के भी कुछ अजम्पशंस हैं। वो अजम्पशंस अपने को याद रखने हैं। पहला जो अजम्पशन था वो क्या कहती है, देखो पहला पॉइंट इसमें कि जो अपने पास मेटल एटम या मेटल आयन है और लिगेंड है, इन दोनों के बीच में याद रखना आयनिक इंटरेक्शन होता है। किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है? आयनिक। और जो लिगेंड है उन लिगेंड्स को अपन नेगेटिव पॉइंट चार्जेस के रूप में मानते हैं। लिगेंड्स को अपन किस रूप में मानते हैं? नेगेटिव पॉइंट चार्जेस के रूप में मानते हैं। इट मीन्स अपन समझ गए कि जो मेटल एटम या आयन है उसको अपन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के रूप में मानेंगे। यानी एक तो अपने पास है एनायनिक सेंटर हो गया यानी लिगेंड्स, एक अपने पास कैटायनिक सेंटर हो गया अर्थात मेटल आयन या मेटल एटम। दूसरा जो अजम्पशन है इस थ्योरी का वो ये कहता है कि जो अपने पास मेटल एटम या आयन है और लिगेंड है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो पूरी तरह से रिपल्सिव प्रकार का होता है। पूरी तरह से रिपल्सिव का मतलब जो मेटल आयन या एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है? 100% रिपल्सिव टाइप का होता है। एंटायरली क्या होता है? रिपल्सिव टाइप का। और देखो शुरू में क्या होता है, जो मेटल एटम या आयन है उसका पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब कैटायनिक और एनायनिक सेंटर एक दूसरे के निकट आ जाते हैं तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे। और जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ मेटल के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन करेंगे तो क्या हो जाता है? इससे डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है और डी ऑर्बिटल्स दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरी सीएफटी थ्योरी में क्या कह रखा है? जो अपने पास मेटल आयन या एटम है और लिगेंड है, इसके ऑर्बिटल्स में कभी भी मिक्सिंग नहीं होती है। याद रखना, न तो लिगेंड के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करानी है मेटल के ऑर्बिटल से, न ही किसी प्रकार का कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। यानी एक तरह से मेटल एटम और लिगेंड के बीच में आयनिक इंटरेक्शन मानना है 100%। क्या कह रहा हूं मैं? मेटल एटम और आयन तथा लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है वो टोटली आयनिक प्रकार का है। और इन देखो तीन अजम्पशंस के आधार पर, ये 1932 में जो थ्योरी दी गई थी, उन तीन अजम्पशंस के आधार पर हम कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। और वीबीटी थ्योरी की बजाय ये जो सीएफटी थ्योरी है वो ज्यादा बेटर है। जबकि ये 1932 में आ गई थी और वो 1935 में आई थी, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार कम हुआ था। किसका? सीएफटी थ्योरी का। इसलिए शुरू में लोगों का ध्यान इसकी तरफ नहीं गया, लेकिन बाद में पता चला कि सीएफटी इज बेटर देन वीबीटी। तो मेटल एटम या आयन के डी ऑर्बिटल्स अपने पास दो अथवा दो से ज्यादा सेट्स में टूट जाते हैं। जो अपने पास ऑक्टाहेड्रल केस है, उस ऑक्टाहेड्रल केस में यानी ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसमें ये दो ही सेट्स में टूटते हैं। तो जो दो सेट बने अपने पास डी ऑर्बिटल्स के, उन डी ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है, याद रखना मेटल एटम या आयन के जब डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाते हैं
तो उन सेट्स के मध्य का डी ऑर्बिटल्स की जो सेट्स बने हैं उनके बीच का एनर्जी गैप क्या कहलाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये देखो CFSE नहीं है, ध्यान रखना। ये जो दो सेट बन रहे हैं अपने पास ऑक्टाहेड्रल के, इसमें बनेंगे आगे वाले पेज में, तो उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो CFSE होती है वो होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी वो अलग टर्म है, उसका सेंस अलग आता है, इसका सेंस अलग होता है, तो ये याद रखना। तो डी ऑर्बिटल्स जब दो सेट्स में टूट गए तो उनके बीच का एनर्जी गैप क्या कहला रहा है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये याद रखना है अपने को। और जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको अपन डेल्टा साइन के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा? डेल्टा के द्वारा। अगर अपने पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो हम उसको डेल्टा ओ लिख देते हैं, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो सेट्स के बीच का एनर्जी गैप क्या कहलाएगा? डेल्टा ओ। इसी प्रकार से यदि अपने पास क्या हो? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो तो जो डी ऑर्बिटल्स के दो सेट बनते हैं उनके बीच का एनर्जी गैप क्या कहलाएगा? डेल्टा टी। याद रखना, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन दोनों का मान क्या आता है? अलग अलग आता है, लेकिन ये दोनों की दोनों ही क्या है अपने आप में? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा ओ और डेल्टा टी। यहां ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, यहाँ टी का मतलब है टेट्राहेड्रल, ये याद रखना है अपने को। ये जो डेल्टा ओ और डेल्टा टी हैं इनको अपन एक अन्य सिंबल के द्वारा भी डेजिग्नेट करते हैं, जिससे अपन कहते हैं tan dq। क्या कहते हैं? tan dq। तो tan dq क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का एक सिंबल है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का सिंबल। और यदि ये tan dq ऑक्टाहेड्रल के लिए तो जनरली इसको अपन डेल्टा ओ लिख देते हैं, और टेट्राहेड्रल के लिए तो डेल्टा टी लिख देते हैं। अब अपन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की बात करेंगे कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले अपन ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। तो देखो शुरू में ये अपने पास 5 डी ऑर्बिटल हैं और इन सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान है, इसीलिए ये डी ऑर्बिटल्स कैसे हो गए? डीजनरेट, समभ्रंश कक्षक हो गए अपने पास। और जब मेटल आयन के पास या एटम के पास लिगेंड्स आते हैं, तो जब लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन मेटल के डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखना, वे डी ऑर्बिटल्स, याद रखना, वे डी ऑर्बिटल्स जो लिगेंड्स के ज्यादा समीप होते हैं उनकी एनर्जी कंपेरेटिवली बढ़ जाती है, और वे डी ऑर्बिटल्स जो लिगेंड से दूर होते हैं उनकी एनर्जी कंपेरेटिवली घट जाती है। हम जानते हैं कि जब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तो 6 लिगेंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सभी एक्सिस के दोनों सिरों से आते हैं। तो हमारे पास 6 लिगेंड आ रहे हैं और ये 6 लिगेंड बिल्कुल एक क्रिस्टल फील्ड में आते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं से भी आ गए। क्रिस्टल फील्ड का मतलब अपने पास है ये सभी लिगेंड्स 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से उपस्थित होकर के क्या बनाते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब जो डी ऑर्बिटल्स इन लिगेंड्स के ज्यादा सामने आएगा, जो डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के ज्यादा सामने आएंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब हम जानते हैं कि मान लो ये शुरू के जो दो ऑर्बिटल हैं, एक मान लो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक dz स्क्वायर, ये जो दोनों डी ऑर्बिटल हैं, ये दोनों डी ऑर्बिटल हैं, ये लिगेंड्स के ठीक सामने आने के कारण इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ये दोनों अपने पास आ गए। एक dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है और dz स्क्वायर है, जिनको अपन ग्रुप थ्योरी के सिंबल किसके द्वारा डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पर Eg, ये डबली डिजेनरेट हो गए अपने पास। लेकिन जो रिमेनिंग 3 हैं अपने पास, dxy, dxz और dyz,
ये तीनों ऑर्बिटल लिगेंड से इनकी बजाय दूर होते हैं, इस कारण इन तीन की एनर्जी इन दो के कंपैरिजन में कम हो गई। अर्थात जब अपने पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो मेटल के 5 डी ऑर्बिटल दो भागों में टूट गए, Eg ऑर्बिटल्स और T2G ऑर्बिटल्स। इनके बीच का ये जो एनर्जी गैप है ये कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये CFSE नहीं है, एक बार वापस सुन लेना। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और अगर आपसे CFSE पूछ लें तो याद रखना, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन यहां की बजाय यहां आ गया, तो ये इसकी बजाय जितनी एनर्जी इसकी कम हो जाती है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यानी जो यहां पूर्व में अपने पास डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, स्प्लिटिंग के पश्चात यहां इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, जब नीचे आता है तो कितनी एनर्जी कम हो रही है, वही एनर्जी क्या कहलाती है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अर्थात CFSE का क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन हम DQ के रूप में करते हैं जनरली। जैसे इन 5 डी ऑर्बिटल्स के बजाय इन तीनों की जो एनर्जी कम हो गई, वो कितनी DQ कम मानते हैं अपन? -4 DQ कम हो गई। ये जो एनर्जी गैप है इनके बीच का कितना है? 4 DQ। ध्यान से सुनना, इसके और इसके बीच का एनर्जी गैप है 4 DQ, लेकिन इन तीनों की एनर्जी इन 5 की बजाय कितनी कम हो गई? -4 DQ है। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां की बजाय यहां आ जाए, ध्यान से सुनना, यहां की बजाय यहां आ जाए तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी कम हो गई? -4 DQ। और यही -4 DQ जो है उस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या कहलाएगी? CFSE। यानी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो अपने पास -4 DQ, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो -8 DQ, और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास तो -12 DQ क्या आ जाएगी? CFSE। लेकिन इलेक्ट्रॉन यदि 4 हो जाए तो क्या होगा? पहला इलेक्ट्रॉन यहां गया, दूसरा यहां गया, तीसरा गया, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप पर, अर्थात Eg और T2G ऑर्बिटल्स के बीच के एनर्जी गैप पर डिपेंड करेगा, जिसको अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं या 10 DQ कहते हैं। अगर 10 DQ का मान ज्यादा है, यानी Eg और T2G के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यही नीचे आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यही नीचे आएगा, और जो CFSE का मान है वो फिर कितना हो जाएगा? 4 4 4 4, यानी -16 DQ प्लस 1 में पेयर बन गया प्लस 1p, यानी -16 DQ प्लस 1p, उसकी क्या हो जाएगी? CFSE। इसी तरह से जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोल देंगे अपन? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन देंगे, फिर 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर 7वां यहाँ जाएगा, 8वां 9वां 10वां, अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। लेकिन यदि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां आने के पश्चात फिर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, और वो स्थिति कब बनेगी? जब इस 10 DQ का मान क्या होगा? कम। तो जब 10 DQ का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, अर्थात हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर CFSE का मान कितना निकलेगा? देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यानी -12 DQ। चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो 6 DQ घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा? -6 DQ। यानी हमारे पास यदि D4 वाला हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसकी CFSE का मान -6 DQ होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे और हम CFSE का मान कैलकुलेट करते जाएंगे, किसमें? ऑक्टाहेड्रल केस में। हाँ, यदि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दें, 3 यहां रख दें, तो CFSE का मान 0 आएगा, याद रखना। और यदि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो और
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे, और यहाँ भरने का मतलब आप समझते हो कि CFSE का मान मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा -24D³ + 3p। तो इस तरह से d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तब, और अपन उनकी CFSE का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में अपन टेट्राहेड्रल और अन्य कॉम्प्लेक्सेस की बातें करेंगे।